नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी ने मुफ्तखोरी की राजनीति को एक खतरनाक ट्रेंड बताया है। वो इसके लिए रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर राजनीतिक दल जनता को खरीदना चाहते हैं। ये ना तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ना अर्थतंत्र के लिए। चाहे जातक कथा हो, चाणक्य का ग्रंथ, अर्थशास्त्र हो या महाभारत की कहानियां, हमेशा से यह सलाह दी जाती रही है कि राजा को अपने खजाने का बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। जो पैसा बिना मेहनत के आ जाता है उसे बुरा माना जाता है। इन हिदायतों को ना मानने का हश्र श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। वहां की बदहाली का सीधा प्रसारण लगातार चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल फ्री में जनसेवा को गलत नहीं मानते। उनका कहना है कि देश का आम नागरिक चुनाव में वोट और इनकम में टैक्स इसलिए देता है ताकि उसकी जिंदगी में सुविधा बढ़े। जनता को फ्री में बिजली, पढ़ाई, इलाज, अनाज देने में बुराई क्या है? आज मुकाबला में हमारी डिबेट का पॉइंट यही है कि जनता को मुफ्त की रेवड़ी ये मीठी है या कड़वी। और दूसरा सवाल, जब सब फ्री में बांटा जाएगा तो फंड कहां से आएगा? बहस शुरू करने से पहले लोकतंत्र में शुरू हुए इस रेवड़ी कल्चर के मुफ्तंत्र पर पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो जवाबी लड़ाई शुरू हुई है वो आपको सुनाते हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है, और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। तो हम सबने महाभारत ग्रंथ में सुना और पढ़ा है कि दुर्योधन को राजकीय कोष की जिम्मेदारी दी गई और पांडवों को राजकाज की। दुर्योधन ने पांडवों को बर्बाद करने के लिए राजकोष को फ्री में बांटना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि पैसा खत्म हो जाए तो पांडव शासन ना कर पाए, जनता के बीच में उनकी जो अच्छी छवि है वो खराब हो जाए। तो क्या आज भी ये बात सच है कि कोई शासक अगर फ्री में सुविधा और सामान बांटना शुरू करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए? मुफ्त की आदत देश का विकास करेगी या विनाश? आज इस पर होगी बात। इस बहस की शुरुआत हम श्रीलंका से आए एक वीडियो को दिखाकर करना चाहते हैं, जहां पेट्रोल पंप में लोग गाड़ी में ईंधन डलवाने के बाद उसे फौरन स्टार्ट नहीं करते, बल्कि कुछ दूर तक धक्का लगाकर ले जाते हैं ताकि ईंधन की बचत हो सके। सोचिए कैसी मजबूरी है।
सरकार की गलत नीतियों की सजा जनता कैसे भुगतती है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। तो देखिए, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जल्दी से खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, विजय सरदाना, अर्थशास्त्री, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। रीना जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो एक शब्द दिया गया है मुफ्त की रेवड़ी, ये मीठी है या कड़वी? प्राची जी, जब से मोदी जी की सरकार इस देश में आई है तब से हमने देखा है, एको आ रही करेक्ट करा दीजिए। जब से मोदी जी की सरकार आई है इस देश में तब से हमने देखा है कि हर चीज पे टैक्स पड़ रहा है, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस का ईंधन हो, चाहे वो अस्पताल का बेड हो, हर चीज पे टैक्स पड़ रहा है। जनता टैक्स दे दे के परेशान हो रही है। ये टैक्स का पैसा आखिर जा कहां रहा है? क्योंकि हर सरकार टैक्स लेती है और वही टैक्स को यूज करके वो अपनी जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है। तो मोदी जी के टाइम में हमने देखा है कि टैक्स तो बढ़ता जा रहा है लेकिन सुविधाएं कोई नहीं बढ़ रही है। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है इस समय। ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार गरीबों के लिए कुछ राहत दे रही है, कुछ गरीबों को मूलभूत सुविधाएं दे रही है, चाहे शिक्षा की सुविधाएं हो, चाहे अस्पताल की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, तो उस राहत को रेवड़ी कहना और रेवड़ी खोर कहना ये बहुत बड़ा जनता का अपमान है। और जो प्रधानमंत्री अपने लिए 20,000 करोड़ का टैक्स के पैसे से महल बनवा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री क्या समझेंगे कि जब एक मां चूल्हे के गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस तरह की छोटी राहत कोई अगर स्टेट की गवर्नमेंट उसको दे रही है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हमने देखा है कि जितने भी जो पूंजीपति हैं, चाहे अडानी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोस्की हो, उनका हजारों करोड़ रुपए का लोन, 11,000 करोड़ का लोन जो है मोदी जी की सरकार ने माफ किया है। दूसरी तरफ जो बेनामी चंदा होता है, सबसे ज्यादा बेनामी चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ये है रेवड़ी कल्चर कि आप अपने, ठीक है रीना गुप्ता जी, आपने तमाम फायदे गिनाए। प्राची जी देखिए रीना जी, लास्ट बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, तो ये तो है मोदी सरकार का मॉडल, जिसमें कि कुछ चंद मोदी जी के दोस्त सिर्फ अमीर हो रहे हैं और पूरा देश गरीब हो रहा है। ठीक है, आप देखिए डॉलर और रुपये की क्या कीमत है इस समय, और आने वाले दिनों में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अगले 9 महीने में केंद्र सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का ऋण चुकाना है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने सारी जो ये सहूलतें हैं ये दी, उसके बावजूद दिल्ली सरकार मुनाफे में है, क्योंकि दिल्ली सरकार ईमानदार सरकार है। दिल्ली सरकार अपने दोस्तों को अमीर करने में नहीं लगी रहती है। ठीक है रीना गुप्ता जी, आपकी बात आगे। देखिए, ये ओपनिंग कमेंट है, एक करके सबका ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर इस चर्चा को ओपन कर देंगे रीना जी। लेकिन सवाल श्रीलंका को लेकर भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके का कल्चर शुरू किया गया था। उसका हाल क्या हुआ है देश का, ये हम सब देख रहे हैं। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे सवाल रीना गुप्ता जी ने आपसे पूछ लिए हैं। उनका ये कहना है कि आपको रेवड़ी क्यों नजर आ रही है? हम तो गरीबों को राहत दे रहे हैं, आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये रेवड़ी कल्चर फैलाते हैं कि पंजाब में ये कहेंगे कि हम 300 यूनिट मुफ्त की बिजली देंगे और इनका मुख्यमंत्री 50,000 करोड़ रुपए का खैरात हमको दीजिए, कटोरा लेके केंद्र के पास पहुंच जाएगा। तो साहब, केंद्र से कटोरा फैलाकर आप मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर क्यों आमादा है? पंजाब की अर्थव्यवस्था को जाने बिना आप वहां रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? और आप मुझे कृपा करके बताइए ना, मुफ्त की शिक्षा इस देश में क्या अन्य इलाकों में नहीं है? अन्य प्रदेशों में नहीं है? अन्य प्रदेशों में भी है। एक अस्पताल मुझे बताइए जो केजरीवाल ने दिल्ली में अपने 8 वर्षीय कार्यकाल में बनाई हो। 2005 से 2022 में एक नया अस्पताल बनाया हो, एक नया विद्यालय, विद्यालयों में थोड़ा सा परिवर्तन छोड़ दीजिए, एक नया विद्यालय केजरीवाल ने खड़ा किया हो, कोई नया प्रकल्प जो है वो केजरीवाल ने जो है खड़ा किया हो। और ये झूठ बोलने की इनकी पराकाष्ठा है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है कर्ज माफ कर दिया। किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफ हुआ है किसानों का, कर्ज माफ होता है गरीबों का। ये मोदी जी का कार्यकाल है, बैंकों का कर्ज नहीं माफ होता। नहीं तो ऐसा था कि बैंकों का कर्ज माफ करके जो है कोऑपरेटिव बैंक के जो है प्रमोटर्स को फायदा पहुंचाया जाता था
और फोन बैंकिंग चला करती थी इस देश में। लेकिन राइट ऑफ और लोन माफ करने में भी जिनको अंतर ना पता हो, ऐसे लोग अगर स्वयं को अर्थशास्त्री कहकर गाल बजाने चैनल पर चले आए तो ऐसे लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर दे सकते हैं? ये भारत को वेनेजुएला बनाने के लिए, ग्रीस बनाने और श्रीलंका बनाने पर आमादा है ऐसे लोग हैं। और खुद जो है अपने बंगले में किस तरह का स्विमिंग पूल केजरीवाल नाम के झूठे पाखंडी व्यक्ति ने किया है, ये कौन जानता? जो कहता था कि मैं तो गाड़ी से चलूंगा, अपनी मैटिज गाड़ी से टहलूंगा, वैगन लेके चलते थे वो। और कालांतर में किस तरह से जो है वो और उनके चेले राघव चड्ढा पर किस तरह का सिक्योरिटी का खर्चा हो रहा है, और किस तरह से पंजाब में सामान्य लोगों की सिक्योरिटी वापस लेके हत्यारों का साथ दिया गया, किस तरह का कुशासन किया गया, ये कौन नहीं जानता है? सारे लोग भली बात जानते हैं। और ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जिनका मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बैठा हो और उसका इस्तीफा मांगने की हिम्मत भी अरविंद केजरीवाल को नहीं हो रही हो। इतना बड़ा कुशासन करने वाला व्यक्ति जो है खुद को ईमानदार और स्वच्छ छवि का कहता है, जो बेईमानी करता हो और ईमानदारी का पाखंड करने पर आमादा हो, ऐसे व्यक्ति से आप जो है क्या अपेक्षा कर सकती है? जिसके पाखंड को इस देश ने आज तक, जिस लोकपाल आंदोलन में जन्म हुआ, आज तक लोकपाल की स्थापना करने प्रेम की शुक्ला हिम्मत जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा जा सकता है, ये जरूर कहा जाता है उनकी तरफ से कि हम मुफ्त में बिजली जरूर दे रहे हैं, पानी जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम तो अभी भी मुनाफे में है, दिल्ली सरकार अभी भी मुनाफे में है, कोई घाटा हमें नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा लोन हमको नहीं लेना पड़ रहा। वो तो इस बात से काउंटर करते हैं। पंजाब का उदाहरण दिया मैंने, दिल्ली तो सरप्लस स्टेट पहले से ही है। और मुझे बताइए ना उसने विकास कार्य क्या किया दिल्ली में, एक बता दीजिए मुझे विकास कार्य। ठीक है, विकास कार्य का जवाब रीना जी आप जरूर देंगी, लेकिन सबसे उससे ज्यादा पहले प्रदूषित शहर विश्व में जो है घोषित हो गया, इससे अधिक और क्या बचा रह गया भाई? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपके तमाम सवाल रीना गुप्ता जी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन और मेहमान है उनको एक एक करके चर्चा में लाना जरूरी है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताइए, ये जो मुफ्तखोरी की राजनीति है, ये देश के लिए मीठी चीज है या कड़वी? प्राची जी, आज तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम एक कबड्डी खेल रहे हैं, जिसको कहते हैं कि तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला, मैं तुम्हारी बुराई करूंगा, तुम मेरी बुराई करो, मैं तुम्हारी अच्छाई करूंगा, मैं तुम्हारी अच्छाई करूं। सच बात यह है कि जन कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना होती है ना प्राची जी, उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहा जाता, ये स्वावलंबी बनाने की योजनाएं होती हैं। और जो राजा भी इन जन कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हटता है वो पाप का भागी भी होता है और श्राप का भागी भी होता है। जनता का श्राप तो उसे मिलता ही मिलता है। गरीबों को, शोषितों को, पिछड़ों को अगर मुफ्त की बिजली देना है या मुफ्त का राशन देना है या मुफ्त की शिक्षा देनी है या मुफ्त का आपको वो देना है, क्या बोलते हैं, चिकित्सा, तो ये उनका अधिकार है। आप कहीं से दे नहीं रहे, उन्हीं के टैक्स के पैसे में से दे रहे हैं। और उनका टैक्स का पैसा इनकम टैक्स का ही पैसा नहीं होता है, उनकी टैक्स का पैसा एक्साइज का भी पैसा होता है। पेट्रोल पे भी जो टैक्स पड़ रहा है, साबुन पे भी, मंजन पे भी, तेल पे भी, अब तो सरकारी अस्पतालों के बेड पर भी जो टैक्स पड़ रहा है वो टैक्स गरीब जनता से ही लिया जाता है, कहीं अमेरिका से नहीं आता है टैक्स। उसी में से अगर एक छोटा सा हिस्सा जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए दे दिया जाता है तो उसे मुफ्त की रेवड़ी कहने वाले लोग कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट की तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वर्ल्ड बैंक ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जन कल्याणकारी स्वरूप बदल जाए और यहां क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग आ जाएं। यहां पे हर चीज जो है रुपए से बिके, पानी भी रुपए से बिके, बिजली भी रुपए से बिके। आपको मालूम है, एक तरफ तो कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है और दिल्ली में इंडस्ट्रियल बिजली पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली है। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब किसानों को हम 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रहे हैं और दूसरी तरफ डीजल पर 32% की एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। दूसरी तरफ आप क्या नाम खाद के बोरे से 5 किलो यूरिया चुरा लेते हैं और उसका दाम दूना कर देते हैं। डीएपी और एनपीए का दाम दूना कर देते हैं। तो कौन सा आप भाई एहसान कर रहे हैं? आप 25,000 रुपए पर हेक्टेयर ज्यादा लेकर के 6,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, सच बात यह है कि आपको बताऊं प्राची जी
कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस वक्त आर्थिक रूप से भारत कमजोर हुआ है, अब प्रधानमंत्री जी को उसकी आस नजर आने लगी। लेकिन सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है, आप कम से कम आम आदमी पार्टी की योजना का स्वागत तो कर रहे हैं, हालांकि आप सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि फ्री सुविधा देश को क्या आलसी नहीं बना देगी? क्या फ्री सुविधा देना देश के हालातों को खराब करने जैसा नहीं है? क्योंकि श्रीलंका का परिणाम हम देख चुके हैं। विजय सरदाना जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो बेहतर समझा पाएंगे इन तमाम चीजों को। विजय जी, मैं आऊंगी सुरेंद्र जी आपके पास। विजय जी, आप जरा समझाइए, जो एक ट्रेंड चल रहा है और जो ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये मुफ्तखोरी को लेकर या फिर ये रेवड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, क्या कैसे समझें इसे कि ये सच में मीठी है या कड़वी? सबसे पहले आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं। क्या हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं या हम पॉपुलिज्म की बात कर रहे हैं? अगर मैं दिल्ली का उदाहरण दूं, जिसका आपने एक एग्जाम्पल लिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 4,01,000 रुपए है। यह विधानसभा का तथ्य है। जिस राज्य में आम आदमी की इनकम 4 लाख रुपए हो, उसको आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या ये लॉजिकल है? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या ये पॉपुलिज्म नहीं है? पहला सवाल। देश का एवरेज इनकम पर कैपिटा, ये इको हो रहा है साउंड, आप इसको करेक्ट करवाइए। विजय जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखते रहिए अपनी, एकदम साफ आवाज मेरे को साउंड वापस आ रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है विजय जी, इसे दुरुस्त कराते हैं। देखिए, मेरा यह कहना है कि जब पूरे भारत में एवरेज पर कैपिटा इनकम करीब 90,000 रुपए है और वहां पे बेसिक सुविधाओं की जरूरत है, और केजरीवाल सरकार अगर ये क्लेम करती है कि अगर उनका बजट सरप्लस है, तो हर साल भारत सरकार से ग्रांट इन एड 9,500 करोड़ रुपए क्यों लिए जाते हैं अगर आपके पास बजट सरप्लस है? तो ये 9,500 करोड़ रुपए देश की गरीब जनता के लिए देने चाहिए। आप 9,500 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं और फिर आप उन लोगों को फ्री बिजली देते हैं जिनकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए और उससे ज्यादा है। ये कौन सा न्याय है और ये कौन सी सोशलिज्म की बात हो रही है यहां पे? जबकि जिस देश में बाकी जनता जिसकी एवरेज इनकम 90,000 रुपए है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट वहां होना चाहिए था। तो मैं इस बात को मानूंगा कि अगर केजरीवाल साहब फ्री बिजली देना चाहते हैं, दें, जो उनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, तो केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड लेना बंद करें ताकि जिस जनता की जरूरत है उसको दें। और दिल्ली में बीपीएल फैमिली मात्र 15% है। केजरीवाल साहब कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे अकाउंटिंग वाले हैं, उनको सब आता है, तो सर बीपीएल तो सिर्फ 15% है, तो उनको दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिसके घर में कारें हैं, एसी चलते हैं, सब कुछ है, उनको फ्री देने का क्या लॉजिक है? तो क्या ये पॉपुलिज्म है या ये गवर्नेंस है? शायद उसको इसमें फर्क समझना पड़ेगा। नहीं तो श्रीलंका में भी यही हुआ है कि पॉपुलिज्म के चक्कर में देश बर्बाद हो गया। बिल्कुल। रीना जी, इस बात पर अब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक बात तो उठाई थी प्रेम शुक्ला जी ने, जिन्होंने ये बताया कि चलिए ठीक है, आप फ्री में तो दे रहे हैं सब चीज, लेकिन एक भी आप अस्पताल का नाम बता दीजिए जो आपने बनाया हो मोहल्ला क्लिनिक के अलावा। उसकी आप जरूर जिक्र करते हैं, लेकिन बड़ा अस्पताल आप भी जानते हैं दिल्ली पर कितना लोड है, आसपास के राज्यों का भी। एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक भी बड़ा कॉलेज आपने बनाया हो अपने कार्यकाल में, ये आप बता दीजिए। दूसरा, जो विजय सरदाना जी कह रहे हैं कि जरूरत क्या है, जब यहाँ पर इनकम है 4,01,000 पर कैपिटा, तो जरूरत कहाँ आ गई फ्री में देने की? देखिए, ये आंकड़ों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, ये मैं समझ सकती हूँ विजय जी ने जो बोला। पर कैपिटा इनकम अलग बात होती है। दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि दिल्ली की 90% जो आबादी है वो 25,000 से कम खर्चा करती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये हर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट करने दीजिए, धैर्य रखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, शालीनता से डिबेट करिए, शालीनता से डिबेट करिए। अरे सर, आप बहुत बड़े हैं, शालीनता से डिबेट रखिए, करिए, चुप रहिए 1 मिनट, ये तो उन्होंने चुप कराइए पहले। विजय जी बोल रहे हो, ये तो विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। ठीक है विजय जी, आप काउंटर करिएगा, आप काउंटर करिएगा विजय जी, जरा बात पूरी करने दीजिए, आपकी बातों का जवाब वो दे रही हैं, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। रीना जी,
देखिए, जो अपने देश का ढांचा है उस ढांचे के अनुसार एक स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से अपना बजट मैनेज करती है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा जाता है। अगर दिल्ली सरकार अपना बजट अच्छे से मैनेज करती है, जो सीएजी ने बोला है कि पूरे देश में सिर्फ एक दिल्ली सरकार है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, दूसरी तरफ गुजरात सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उसके बावजूद गुजरात सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके अपने प्रधानमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा। अगर दिल्ली सरकार चाहती तो इस तरह के काम कर सकती थी, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो दिल्ली में जो हमारा बजट की बचत हो उससे दिल्ली की जो जनता है उसके लिए जरूरत मुहैया कराई जाए। तीसरी बात, आप देखिए कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहले 35,000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली सरकार का, आज की तारीख में 70,000 करोड़ का बजट है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ईमानदारी से सरकार चल रही है। सारे व्यापारी जो हैं वो इस बात से खुश हैं कि पहले जो रेट का कल्चर होता था, जो हरासमेंट का कल्चर होता था, वो दिल्ली सरकार ने बंद किया है, इसलिए व्यापारी खुशी खुशी अपना टैक्स भरते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया। जब से केंद्र सरकार आई है, जो पूरे देश पे कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। अगले 9 महीने में हमें $400 बिलियन का कर्जा हमें चुकाना है। आप देखिए, जो मोदी जी पहले बोलते थे $1 $1 बराबर होगा, वो $1 वो 80 रुपया $1 के बराबर है। और आने वालों में दिनों में, आप मेरी बात आप लिख लीजिए, और भी गिरने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार को विदेशी कर्जा जो है वो माफ करना है। तो ये रीना जी वो तो ये कह रहे हैं ना, रीना जी उनके आरोप समझिए। उनका आरोप आप पर ये है कि आप ठीक है मुफ्त में चीजें दे रहे हैं, लेकिन और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दिल्ली के लोगों को आप दे नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं। एक भी हॉस्पिटल का नाम आप बता दीजिए, एक भी अच्छे कॉलेज का नाम आप बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में विकसित हुआ हो। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिल्ली में क्या होता है, जो जमीन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, डीडीए के अंडर में होती है। हम जब नए स्कूल और कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे थे तो हमें जमीन नहीं दी जा रही थी। उसका हमने क्या विकल्प निकाला, हमने सेम स्कूल्स में और सेम कॉलेजेस में डबल कर दिया। तो दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 30,000 नए क्लासरूम बनाए हैं दिल्ली में। पहले जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलते थे, 1 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों की, अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की बात सिर्फ देश में नहीं विदेशों में हो रही है। जब ट्रंप जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, उनकी जब पत्नी इंडिया आई तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने गई, वो गुजरात सरकार के स्कूल देखने नहीं गई। गुजरात की क्या हालत है, अहमदाबाद की क्या हालत है। अहमदाबाद का मॉडल आप देखिए, आज पूरे इंटरनेट पे दिख रहा है किस तरह से अहमदाबाद की सड़कें पूरी पानी में भरी हुई हैं। इस मॉडल का जब आप जिक्र कर रही हैं और आप गुजरात मॉडल की बात कर रही हैं, तो देखिए प्रेम शुक्ला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधे सवाल आपसे है। ये भी आरोप है कि जब वो स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने जमीन ही नहीं दी। क्या करते वो लोग? इसको ये भी नहीं पता है कि जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है, एक प्रधानमंत्री का पद है, और कौन आया था ये भी जानकारी नहीं है। अब वो बातें कर रही, तो मैं इस तरह की बातों का क्या है, झूठ बोलना है, झूठे ओढ़ना, झूठे खाना, झूठे खिंचाना, इसके अतिरिक्त झूठ के अलावा आम आदमी पार्टी और क्या करती। मुझे एक प्रस्ताव बताएं कि इन्होंने प्रस्ताव भेजा शिक्षण संस्थान के लिए और केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया। कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। और वो किसको कह रही है भ्रष्ट? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शीला दीक्षित जिनके कार्यकाल में, देखो हमें शीला दीक्षित ये फिर बीच में बोल रही है, तो अभी भाषण दे रही थी। विजय सरडाना जी को बीच में मत बोलिए, शालीनता दिखाइए। इनकी शालीनता कहाँ चली गई? गधे की सिंह की तरह गायब हो गई। आपकी शालीनता कहाँ चली गई भाई? अभी तो विजय सरडाना जी को आप अभद्र कह रही थी, आपके बीच में बोल दिए तो तुरंत शालीनता गायब हो गई आपकी। देखिए, शीला दीक्षित से हम लोग बहुत डिफर करते हैं, लेकिन दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित की भूमिका के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। और आपने किस तरह की मोहल्ला क्लिनिक बनाई है जिसमें भैंस और सुअर जाके बैठ रही हैं, इस तरह की मोहल्ला क्लिनिकों की, और मोहल्ला क्लिनिकों की एक नहीं 100 से अधिक तस्वीरें, वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक्सपोज किया। लेकिन बेशर्मी तो देखिए इनकी, कि इस बेशर्मी के पूरा दुनिया देख रही मोहल्ला क्लिनिक। अरे मोहल्ला क्लिनिक के कारण कोरोना पर जब संकट आया कोरोना का, तो दिल्ली में जो है अस्पतालों में एडमिट करने के लिए जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश ने लोड संभाला, हरियाणा ने लोड संभाला दिल्ली का। आपने इस तरह से जो है हेल्थ सेक्टर में आपने कितना बुरा काम किया है ये पूरा देश जानता है। और जैसे अभी नवंबर महीना आएगा से लेकर फरवरी के महीने तक दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं आप इतना बढ़िया काम करते हैं कि दिल्ली पूरी दुनिया में
सबसे अधिक प्रदूषण युक्त शहर का जो है वो दर्जा प्राप्त कर लेता है कि दिल्ली से लोग भाग खड़े होते हैं किसी और शहर में जाएं और किसी तरह से जो है अपने प्राणों की रक्षा करें। ये केजरीवाल के कुकर्म का, कुशासन का परिणाम है। रीना जी जवाब दीजिए, फिर मैं सुरेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगी कि आप सिर्फ फोकस रह गए फ्री व्यवस्थाओं पर, फ्री सुविधाओं पर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ गई, आपकी बात जरा जवाब ले लें। जो है कटोरा लेके भगवंत सिंह जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, फिर सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। आप देखिए रीना जी, इस बात का तो आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि पूरी फोकस आप सिर्फ फ्री योजनाओं पर रह गए, बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि दिल्ली में हो क्या रहा है। प्रेम शुक्ला जी के बहुत काबिल दोस्त आए थे गुजरात से, इन्होंने भेजा था एक पूरा मंत्रिमंडल कि जाइए दिल्ली में जाइए और देखिए दिल्ली में आप जासूसी करिए, थोड़े फोटो खींचिए, मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहे, अस्पताल काम नहीं कर रहे, स्कूल काम नहीं कर रहे। हमने इन्हें खुला चैलेंज दिया, जहां जाना चाहो वहां जाओ। उसके बाद ये सारे के सारे दुम दबा के वापस भाग गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन्होंने कि कहां पे इनको मोहल्ला क्लिनिक काम करते हुए नजर नहीं आए, कहां इनको स्कूल नहीं नजर आए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बढ़िया काम किया है। यही कारण है कि ये इन लोगों से ये हजम ही नहीं हो रहा है। इनको पता है कि कांग्रेस के एमएलए ये खरीद के कैसे भी जिस स्टेट में ये गिरा सकते हैं सरकार, जो सारा जीएसटी का पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो। ठीक है रीना जी, देखिए मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे, लेकिन सवाल ये है ना कि जब लोड पड़ता है दिल्ली पर तो क्या हालत होती है। कोविड में हम सब ने देखा था, यही सवाल था कि उन व्यवस्थाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्राची जी, जब कोविड की बुरी हालत थी, पूरे देश की बुरी हालत थी, गंगा मैया में उत्तर प्रदेश में लाशें तैर रही थी, ये वो दिन कोई नहीं भूल सकता। और वो सब ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करने लगेंगे तो मैम इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुरेंद्र जी, अब सवाल यही उठकर आ रहा है कि ठीक है, मुफ्तखोरी या जो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसे मीठी बता रही है रीना जी, और आपने भी कहा कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी इनसे नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, आदत बिगड़ जाती है लोगों की। श्रीलंका में क्या हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके सामने। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं प्राची जी। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जो आप यानी भारतीय जनता पार्टी फ्री दे वो तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जो विपक्षी आदमी कहने लगे स्वावलंबी बनाने के लिए, मनरेगा देने के लिए, मनरेगा को भी इन्होंने कहा था कि ये तो फ्री की योजना है और इसमें तो ये तो केंद्रीय सरकार की विफलता, कांग्रेस सरकार की विफलता के कोरोना काल में मनरेगा ही काम आई ना। आप दो चीजें बड़ी स्पष्ट समझिए, प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना होगा कि प्रधानमंत्री जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था खराब दौर में है तो आए विपक्ष से बात करें और बताएं कि हमारी ये परेशानी, हम सब लोग उस परेशानी का हल निकालेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मेरी अपनी चीज तो साहब बहुत अच्छी, बहुत आवश्यकतापूर्ण है, और दूसरा कर रहा है गलत कर रहा है। मैं आपको दो तीन छोटी छोटी सी बातें कह देता हूं। जिस चीज की आवश्यकता है वो है विपक्ष के सहयोग की। चीन से ट्रेड इंबैलेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम 1 रुपए का सामान भेजते हैं, चीन वाले 10 रुपए का सामान भेजते हैं, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। रुपया गिर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। क्या नाम वो आपका पेट्रोल प्राइसेस पर और डीजल प्राइसेस पर एक्साइज ड्यूटी बेहताशा बढ़ रही है, इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। अरे भाई, अगर यहां पर नौकरियां पूरी होंगी तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता यानी फ्री बीज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने नौकरियों का किया क्या, देने की तो बात छोड़ दीजिए, और आपने ले ली, लूट ली नौकरियां। आप अगर देश के मझोले और छोटे उद्योगपतियों को आप अगर प्रश्रय देंगे तो कहीं ना कहीं छोटे और मझोले उद्योगपति पनपेंगे, लेकिन आप तो बड़े बड़े अडानी अंबानी सुरेंद्र राजपूत जी, यानी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आपत्ति है, जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं उन्हें आप सही ठहरा रहे हैं, यही बात है ना सर? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, भारत देश जन कल्याणकारी राज्य है, और जन कल्याणकारी योजनाएं कोई भी करे वो फ्री की नहीं होती, वो गरीब को स्वावलंबी बनाने की होती है। ठीक है, यानी जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं, जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं सुरेंद्र जी, उनका आप समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, जन कल्याणकारी योजना हुई है तो आपके लिहाज से? आप आम आदमी की बात क्यों कर रही हैं? आप राजस्थान में क्या नहीं चल रहा है? कौन सी बिजली हम मुफ्त नहीं दे रहे हैं? किसानों को पानी मुफ्त दे रहे हैं, आप दवाएं मुफ्त दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रहे हैं।
आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रही? आप सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई तीर छोड़ा, अरविंद केजरीवाल जी आगे सामने के मुझे लगा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम भी तो फ्री में चीजें बांट रहे हैं, हमारी योजनाओं पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, पसंद आ रही है कांग्रेस की योजनाएं आपको, स्वयं भी बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं भी बांट रहे हैं कि कितना पाखंड होता है कांग्रेस का। इसी कांग्रेसी पाखंड का आपको उदाहरण दे रहा हूं। 2009 में इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफ हुआ कोऑपरेटिव बैंक्स के लोगों का, और कोऑपरेटिव बैंक ने जो है उसमें जो कांग्रेसी डायरेक्टर्स थे वो दबाकर पैसे खाकर निकल लिए। और अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आराम से, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था ना, मैं आपके बीच जरा थोड़ा सा जो है भद्रता का प्रदर्शन करें। अभद्रता आपका जो है यूएसपी है, लेकिन जरा भद्र अब देखिए प्राची जी इस अभद्र व्यक्ति को जरा शांत करा। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये महाशय क्यों अनायास बीच में ठीक है, देखिए मेहमानों से हम शब्दों का इस्तेमाल जरा ऐसे करें जो सम्मानजनक हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, आपकी बात को प्रेम शुक्ला जी सुन रहे थे, तो आप भी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। प्रेम शुक्ला जी इतनी अभी राजस्थान में इन्होंने कहा था हम 10 दिन के भीतर, श्रीमान राहुल गांधी का यह बयान था कि हम 10 दिन के भीतर जो किसानों के कर्ज है माफ कर देंगे। किसानों के जमीनों को अटैच करने के ऑर्डर्स आ गए। 10 दिन की जगह ये चौथा वर्ष पूर्ण होने को है। किसानों का कर्ज राजस्थान में माफ नहीं हुआ। उनकी खतौनी जो है वो कर्ज के रकम से साफ नहीं हुई, और कहते थे कि अगर 10 दिन में नहीं माफ हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। इनकी हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री हटाने की बात कर दें। तो इनका ये किस तरह से करते हैं ये लोग भली भांति जानते हैं। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रीबीज को लेकर एक PIL आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए आप फ्रीबीज बांट रहे हैं यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी है? सुप्रीम कोर्ट को कोई जो है कहीं चुनाव लड़ना है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की आशंका व्यक्त करता है तो क्या उस पर गंभीरता से चर्चा होना आवश्यक नहीं है? अगर गंभीरता से चर्चा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती है तो लोगों को बिजली, बीज, खाद इत्यादि की उस समय की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती हैं। सिंचाई के समय कुछ राज्यों में जो है वो बिजली मुफ्त की जाती है, ठीक है, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं है ऐसे वर्गों को भी मुफ्त में बिजली देना सिर्फ चुनाव। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये कह रहे हैं ना आपके दोनों ही सहयोगी, आपके जो विपक्षी दल के सहयोगी कह रहे हैं कि आप करें तो ठीक, लेकिन कोई और करे तो आपको इसमें मुश्किलें नजर आने लगती हैं, गड़बड़ी नजर आने लगती है। रीना जी आप आइए चर्चा में, आप जवाब दीजिए, इस बात का भी जवाब दीजिएगा जो अभी हमारे अर्थशास्त्री थे वो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल बिजली जो है वो कितनी महंगी है दिल्ली में, ये हम सब जानते हैं। आपने बाकी बिजली तो सस्ती कर दी लेकिन एक वर्ग की कमर टूट जाएगी। देखिए प्राची जी, आज की तारीख में 18 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस समय जो बेरोजगारी की दर है वो 40 साल में टॉप पे है। 40 साल में देश ने इतनी बेरोजगारी नहीं देखी। देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो ये क्या जो 2-4 स्टेट्स में विपक्ष की सरकारें हैं हमने करा है ये बुरा हाल? ये बुरा हाल तो आपने करा है कि आपसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। आपसे देश का कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, GST बढ़ता जा रहा है। तो फिर ये जो इतनी बुरी हालत है देश में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2 राज्यों में मुश्किल से कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाकी प्रदेशों में तो आपकी सरकार चल रही है। तो इतनी बुरी हालत क्यों? इस बात का ये जवाब दें, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई भी जो इंटरनेशनल इंडेक्स होता है, एक भुखमरी इंडेक्स होता है, भुखमरी इंडेक्स में जिसमें ये बताया जाता है कि देश में कितने लोग भूखे हैं इस समय, भुखमरी इंडेक्स में आज की तारीख में भारत जो है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी नीचे है। तो भाई आप क्या विरला काम कर रहे हैं पिछले 8 साल में कि देश में भुखमरी इतनी बढ़ा दिया आपने? तो ये कौन सा मॉडल है आपका जिसमें देश में भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है? तो क्या कर रहे हैं आप? सारा फोकस आपका इस बात पे रहता है
कि कैसे आप प्रदेशों में एमएलए खरीद के वहां की चुनी हुई रीना सरकारों जी को लेकिन ये कह रहे या हैं, चुनी ये हुई कह रहे हैं कि सरकारों आपका के फोकस साथ सिर्फ और में सिर्फ आप वोट पाना है, लगा जैसे रहे आप इन पर आरोप ये लगा तो रहे हैं। आपका- और सुरेंद्र राजपूत तो ये भी आपका कह रहे हैं बजट कि है। आप खुद ही बस ये लेकर आ जाते हैं कि तीर मुझे लगा, मुझे मारा, यानी केजरीवाल सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए आगे आ जाते हैं अगर कोई बयान आता है तो। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं ये बात। नहीं तो ये तो सीधे सीधे हमारे ऊपर ही इन्होंने इल्जाम लगाया है। पहले भी ये फ्री भी कहते रहते हैं। अब आप उस गरीब आदमी से पूछिए, लेकिन ये गरीबों का दर्द कहां से समझेंगे? जो प्रधानमंत्री अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए का महल बनवा रहे हो, वो कैसे समझेंगे कि 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीदना उस मां के लिए बहुत मुश्किल होता है जिसकी जेब में पैसे नहीं है। वो मुख्यमंत्री गुजरात के जो अपने लिए 200 करोड़ का रीना जी, कल्चर बदलने की बात आपने भी कही थी, आपके मुख्यमंत्री ने कही थी, लेकिन कितना कल्चर बदला दिल्ली में ये हम सब देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक साधारण आदमी की तरह जीवन जीने की बात कही थी, कैसे जी रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। आपके ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए हैं, ये भी हम सब देख रहे हैं। तो कल्चर तो नहीं बदला है। झूठे हैं, कोई आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। 1 महीने से ज्यादा हो गया है गैर कानूनी तरीके से सत्येंद्र जैन को इन्होंने अंदर रखा हुआ है। अगर इनके पास सबूत होता तो ये चार्जशीट फाइल करते। 8 साल पुराने केस में ईडी को ये अपना टूल की तरह यूज करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि विपक्ष के ऊपर ईडी छोड़े जाए, जिससे विपक्ष के ठीक है। ईडी की कार्रवाई में आपको राजनीति नजर आती है। ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आरोप है विपक्ष का और ये लगातार हम सुन भी रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भी ढेर सारे सवाल प्रेम शुक्ला जी ने पूछ लिए थे और ये कह रही हैं रीना गुप्ता जी कि भाई बयान दिया है फ्री बिजली पे या फ्री चीजों पर तो वो हमें दिया है क्योंकि हमने ही ये योजनाएं लेकर आए हैं, हम ही जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, अगर आपकी भाषा में कहूं तो। प्राची जी, मैंने तो कहा ही ना, 3-4 चीजें हैं। प्रेम शुक्ला जी आदरणीय हैं, हम लोगों के अच्छे वो हैं, लेकिन इतना झूठ बोलने लग गए हैं कि क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता है। राजस्थान के मामले में इन्होंने कहा अगर एक आदमी की भी खतौनी कहीं वो हुई हो, सरकार ने जब्त की हो तो बता दे और सारे कर्जे माफ। चूंकि राजस्थान की सरकार नहीं गिरा पाए प्रेम शुक्ला जी, तो इसलिए बड़े परेशान हैं। मैं अब आपको एक नई चीज बताता हूं जो किसी ने नहीं आपको कही अब तक। NCTL एक इन्होंने बनाया और इन्होंने 2018 में एक कानून बनाया कि साहब ये जितनी भी कंपनियां हैं जो पैसा नहीं दे पाई हैं उनको हम नीलाम करेंगे। अब आपको मैं बताऊं 20-20, 30-30 कंपनियों के मैं कागज भेज दूंगा जिनकी नेटवर्थ 2 लाख करोड़ रुपए की है और उनको ये 20-20 हजार करोड़ में नीलाम कर रहे हैं। और उन्हीं कंपनियों को, जैसे SR वाली कंपनी, अगर एक कंपनी वो हो गई है, NPA हो गई है, तो उसको 20,000 करोड़ में बेच दिया 2 लाख की कंपनी को। और किसको बेचा? SR को स्वयं। यानी 1,80,000 करोड़ का कर्जा खत्म। यानी बैंक से 1,80,000 करोड़ का फ्रॉड। आप समझ लीजिए, बहुत क्लियर। 2 लाख रुपए देने थे किसी एक बड़े व्यापारी को, 20,000 रुपए देकर के उसने अपनी कंपनी दोबारा खरीद ली और 1,80,000 करोड़ का कर्ज माफ, खत्म। ये है इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी। इस तरीके से अपने उद्योगपतियों को फ्री बीज दे रहे हैं। रेवड़ी ऐसे दी जाती है। जो आप 100 रुपए 200 रुपए मेरे किसान को मिल रहा है उसमें सबको परेशानी। किसी गरीब आदमी को आप 100 रुपए 200 रुपए दे दे रहे तब परेशानी। आपको नेशनल कैपिटल 80-90 हजार रुपए है और उत्तर प्रदेश की नेशनल क्या नाम एवरेज इनकम 48,000 रुपए है। सुरेंद्र जी, सुन तो लीजिए, आपने आदरणीय कहा प्रेम शुक्ला जी को, वो कोई चुनौती पेश कर रहे हैं आपके सामने। आप आदरणीय कह रहे हैं अगर प्रेम शुक्ला जी को एक चुनौती पेश कर रहे हैं आपकी बातों पर। प्रेम शुक्ला जी, हाँ दे चुनौती। हाँ एक कंपनी का इस तरह का उदाहरण भेज दीजिए। अब नहीं है क्या करें? सेम लोगों ने उसको एक्वायर किया। एक उदाहरण, अब आप असत्य नहीं, एक उदाहरण आप डायरेक्टर नहीं। हाँ भेज दूंगा प्रेम, इस तरह का घोटाले का एक मैं भेज दूंगा। आज ही एक उदाहरण, शुक्ला जी, एक उदाहरण के तो 1 महीने का समय आपको देता हूं। और प्राची जी 1 महीने में भी इनकी औकात रही कि भेज दें, क्योंकि ये देखो घोटाला करना जो है, लूट डकैती। औकात की बात मत करो, मैं आज ही भेज दूंगा। औकात को आपकी नहीं है, झूठे भी हो मक्कार भी हो, इस तरह की बात औकात की बात मत करो। एक भेज दीजिए, एक भेज दीजिए, समझे? दोनों बड़े राजनीतिक दल अगर अपनी शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर चर्चा करने में, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप आरोप प्रत्यारोप करिए लेकिन शब्दों की मर्यादा रखिए, क्योंकि फिर डिबेट में कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी आपको भी आपत्ति होगी और आपके सहयोगी को भी आपत्ति होगी। इसलिए सर अपनी शब्दों की मर्यादा आप दोनों को रखनी होगी। अब आगे
आप आगे सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी ने जो बातें कही, मैं एनसीटीएल की पूरी गाइडलाइन भेज दूंगा। ठीक है, NCTL भेज दीजिएगा। मैं चर्चा पे वापस आती हूँ सर, मुफ्तखोरी को लेकर चर्चा हो रही है और जो आप आ जाइए फ्रीबीज पर। किसान को देने में, गरीब को देने में, नौजवान को देने में इन्हें आपत्ति है, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को देने में इन्हें खुशी है। लेकिन ये तो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं ना कि किसानों को भी दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं, गरीब के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहे हैं, तो तमाम एग्जाम्पल दे भी रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। सवाल मुफ्तखोरी को लेकर है, सवाल मुफ्त योजनाओं को लेकर है। उन्हीं को तो बंद करने की साजिश है। यही तो साजिश रच रहे हैं ये। अब आज कहना शुरू किया है, आज ये लोग जहां पर इन्हें किसानों को 22,000 रुपए पर एकड़ इनको सब्सिडी देनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, आपको आपत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आपत्ति आपको इस बात पर भी है कि वो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर क्यों ले लिया? यानी यहाँ पे तो मुख्य विपक्षी दल बनने की जो होड़ है वो जरूर नजर आ रही है। रीना गुप्ता जी, अब सीधा सा यही सवाल है मेरा, और मैं कह रही हूँ सीधा सा जवाब भी आप दीजिएगा। क्यों ना माना जाए कि ये जो मुफ्तखोरी है, ये क्यों ना माना जाए जो मुफ्त की योजनाएं हैं, ये आने वाले वक्त में देश की आदत खराब कर सकती है। बैठे बिठाए अगर पैसा मिलने लगेगा बिना कुछ किए, या हमें हमारी बिजली का पैसा नहीं देना पड़ेगा बिना कुछ किए, तो आदत खराब नहीं होगी क्या? यही चिंता जाहिर कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राची जी, आप बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो रघुराम राजन हो, अमर्त्य सेन हो, इन लोगों के सबके आप कथन सुनिए। इन्होंने कहा है कि जब इस समय इतनी बुरी हालत चल रही है देश में, बेरोजगारी इतनी जब चरम सीमा पे है, जब महंगाई चरम सीमा पे है, तो इस तरह की सुविधा मुहैया कराना एक सरकार का न सिर्फ कर्तव्य है, ये एक नैतिक उसकी जिम्मेदारी है कि जब आपकी इस समय प्रजा इतनी बुरी हालत में है कि आटे, दाल, चावल, गेहूं, पेट्रोल, हर चीज पे आप जीएसटी लगा रहे हैं, हर चीज पे आप लगान लगा रहे हैं, और जब ये सारी चीजें आम आदमी, आम औरत के हाथ से निकलती जा रही है, तो एक सरकार का क्या कर्तव्य है? सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उसको इस तरह की योजनाएं लाए, इस तरह की सब्सिडी लाए कि उसको कुछ तो राहत मिल पाए। दूसरी बात, आप बार बार श्रीलंका का उदाहरण दे रही हैं। श्रीलंका में जो ये बुरी हालत है, वो श्रीलंका की बुरी हालत करप्शन के कारण हुई है। श्रीलंका की बुरी हालत जो इस समय मोदी जी जो कर रहे हैं, अपने दोस्तों के जो कर्जे माफ कर रहे हैं, इसी तरह की नीतियां श्रीलंका में हुई थी। मैं आपको आरटीआई इस समय दिखा सकती हूं, जिसमें लिखा है सीधे सीधे कि 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है मोदी जी ने बड़े उद्योगपतियों का। अब 11,000 करोड़ रुपए को आप रेवड़ी अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को तो दे देते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, नहीं रीना जी, सवाल ये है ना कि अगर आप मुफ्त में कोई चीज दे भी रहे हैं तो आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ आप वोट पाने के लिए तमाम चीजें करेंगे, तो फिर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली में ना कोई बड़ा अस्पताल बना है, ना कोई बहुत बड़ा स्कूल बना है। इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। बहरहाल मेरे पास समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि जो ये मुफ्त में योजनाएं दी जाती हैं जनता को, क्या ये वाकई में मीठी हैं, या फिर आने वाले वक्त में ये कड़वे परिणाम भी इस देश को दे सकते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।